तो मित्रों नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम ऐसा बिंदु पढ़ेंगे जो हर कंपटीशन में हमारे लिए उपयोगी होगा और एक मील का पत्थर साबित होगा। व्याकरण शब्द हम लोग अध्ययन करते हैं। व्याकरण ये व्याकरण शब्द भी कहां से आया? ऐसा तो नहीं कि सीधे के सीधे व्याकरण आ गया, नहीं। तो सबसे पहले जो अध्ययन आता है वो आता है भाषा। भाषा, ये भाषा शब्द भाष धातु से मिलकर बना है। भाष धातु। अब भाष धातु के अंतर्गत जब हम प्राप्त प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय, तब शब्द बनता है अपना भाषा, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। व्यक्त वाणी अर्थात व्यक्त वाणी अर्थात भाष व्यक्तायाम वचन, ये होता है भाषा। भाष व्यक्तायाम वाचन अर्थात व्यक्त वाणी। मानव मस्तिष्क में, इसमें मानव का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो भाव और विचार, जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें दूसरे तक प्रेषित करने का माध्यम ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। हाँ तो मित्रों, हमने अध्ययन किया भाषा। अभी व्याकरण शब्द आया ही नहीं, सर्वप्रथम शब्द आया भाषा। आदि काल में ये भाषा संकेतों से चलती थी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने बोलना सीखा और अपने मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हुए उनको दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग किया, वो माध्यम ही क्या बन के आई? भाषा। अब पूरे विश्व की भाषा एक तो नहीं हो सकती। देश काल परिस्थिति के अनुरूप भाषाएं बदलती रही हैं, बदलती भी रहेंगी। और आज भी भाषाओं का रूप निरंतर परिवर्तित हो रहा है। शब्दकोश बढ़ रहा है और शब्दकोश घट भी रहा है। घट कैसे रहा है? एक भाषा प्रचलन में अधिक आ रही है, उसी दूसरी और दूसरी भाषा का प्रचलन थोड़ा कम होता जा रहा है। तो ये भाषा होता है। भाषा शब्द जो है भाष धातु में टाप प्रत्यय लगने से भाषा शब्द बना, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी। भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्त वाणी। और इसकी परिभाषा हो जाती है मानव मस्तिष्क में। परिभाषा अर्थात डेफिनेशन। मानव मस्तिष्क में जो भाव और विचार उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। अब यहां से आगे चलता है भाषा के रूप कितने? अब भाषा के तो दो रूप हैं। एक रूप तो होता
होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। और मौखिक रूप क्या होता है? जो मुख से बोली जाती है, मुख से उच्चारित की जाती है, उच्चारित अर्थात बोली जाती है। लिखित क्या होती है? जो निश्चित लिपि चिन्हों द्वारा, निश्चित लिपि चिन्हों द्वारा कागज पर अंकित की जाती है, अंकित की जाती है। तो भाषा के कितने रूप आए हमारे? एक तो मौखिक और दूसरा लिखित, एक और दो। अच्छा, हम अध्ययन करते हैं तीसरे रूप का। मूल रूप में दो ही रूप होते हैं, लेकिन तीसरा रूप भी प्रचलन में आता है जो सांकेतिक कहलाता है, सांकेतिक भाषा, जो संकेतों के माध्यम से समझी जाती है। ये सांकेतिक भाषा है, पशु पक्षियों की भाषा सांकेतिक भाषा है, इसको हम कूट भाषा भी कह सकते हैं। अब यहां से आगे चलते हैं मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। भाई जब ये जो अलग अलग रूप हमारे सामने आए तो इनमें अंतर भी होगा। अंतर क्या होता है? मौखिक भाषा जो मुख से बोली जाती है, लिखित भाषा जो निश्चित लिपि चिन्हों द्वारा कागज पर अंकित की जाती है। पहला अंतर तो यही हो जाता है जो इनकी परिभाषा है। दूसरे अंतर के रूप में जो मौखिक भाषा होती है, इसके जो वाक्य होते हैं, ये वाक्य छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। जबकि लिखित भाषा जो होती है, इसके वाक्य बड़े या दीर्घ होते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत की कादम्बरी नामक पुस्तक में, कादम्बरी नामक पुस्तक में एक एक प्रश्न के वाक्य हैं। तो दूसरा अंतर क्या होता है? इसके वाक्य छोटे होते हैं मौखिक भाषा के, और लिखित भाषा के वाक्य बड़े होते हैं। अच्छा, इससे आगे अंतर क्या होता है? मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है। कैसी होती है? स्वाभाविक होती है। अर्थात हम जिस देश में, जिस परिवेश में, जिस क्षेत्र में, अंचल में रहते हैं, उस अंचल के शब्द भी हमारी भाषा में जब हम मौखिक तौर पर बोलते हैं तो उस अंचल के क्षेत्र, जो अंचल होता है, क्षेत्र होता है, उसके शब्द भी हमारे मुख से अपने आप निकल आते हैं। उदाहरण स्वरूप फोन पर कोई बहुत ही दिखावे के साथ वार्तालाप करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आंचलिक शब्दों का प्रयोग कर देता है और हमको पता चल जाता है कि उसकी स्वाभाविक भाषा कौन सी है। तो जो मौखिक भाषा होती है स्वाभाविक होती है, और जो लिखित भाषा होती है ये कृत्रिम भाषा होती है, क्योंकि इसको बहुत सोच समझकर वह एकदम साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग करके लिखता है, इसलिए कृत्रिम होती है, बनावटी होती है ये भाषा, इसमें स्वाभाविकता नहीं होती। इसको हम मौलिक भाषा भी कह सकते हैं। अच्छा, इससे आगे आता है कि जो मौखिक भाषा होती है ये ताजगी से युक्त होती है। ये कैसी होती है? ताजगी से युक्त होती है। अर्थात जब हम बोलते हैं तुरंत ही नए शब्द, तुरंत ही नया रूप हमारे सामने आता है,
लेकिन लिखित जो भाषा होती है ये रूढ़ और पारंपरिक होती है। कौन सी होती है? रूढ़ और पारंपरिक होती है। रूढ़ और पारंपरिक होती है। इसके अलावा में जो मौखिक भाषा होती है ये परिवर्तनशील होती है। जबकि जो लिखित भाषा होती है ये अपरिवर्तनशील होती है। अपरिवर्तनशील। अब तो मौखिक और लिखित भाषा का यहाँ अंतर क्लियर होता है। एक बार उन्हें दोहराता हूँ, ये मुख से उच्चारित होती है, ये निश्चित लिपि चिन्हों द्वारा कागज पर अंकित की जाती है। मौखिक भाषा के वाक्य छोटे होते हैं जबकि लिखित भाषा के वाक्य बड़े या दीर्घ होते हैं। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है और लिखित भाषा कृत्रिम होती है, बनावटी भाषा होती है। मौखिक भाषा में ताजगी होती है, परिवर्तनशील होती है, ये रूढ़ और पारंपरिक होती है या अपरिवर्तनशील होती है, क्योंकि कागज पर जो निश्चित चिन्हों द्वारा अंकित हो जाता है उसको फिर मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए ये अपरिवर्तनशील भाषा भी कहलाती है। अब क्वेश्चन भी बनके आ सकता है, हम कोई भी कंपटीशन देते हैं भाई अपरिवर्तनशील भाषा होती है लेकिन मौखिक दोनों कोई नहीं। अगर हमने अध्ययन किया है तो हम कर सकते हैं, लेकिन और जो हमने अध्ययन ही नहीं किया तो हम क्या करेंगे? हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो हर जगह प्रश्न तैयार हो जाता है आपका। कृत्रिम भाषा किसको बोलते हैं? ये भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। और हमने आपको बताया सांकेतिक भाषा का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार से 3 प्रकार होते हैं, लेकिन मूल रूप से 2 माने जाते हैं। सांकेतिक भाषा को कूट भाषा भी कहा जा सकता है। अब इसके बाद आते हैं भाषा के रूप के बाद हम अध्ययन करते हैं भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। अब भाषा के विविध रूप कितने होते हैं? भाषा के विविध रूपों की संख्या होती है कितनी? 4, जिसके अंतर्गत पहला रूप आता है मूल भाषा, दूसरा रूप आता है विभाषा, तीसरा रूप आता है बोली और चौथा रूप आता है उपबोली। ये 4 रूप होते हैं। तो मूल भाषा क्या है? भाई इस संसार में आज जितनी भी भाषाएं बोली जा रही हैं इनके मूल में अर्थात सर्वप्रथम जड़ में कोई एक भाषा रही होगी। कितनी रही होंगी? कोई एक भाषा रही होगी। तो जो कोई एक भाषा थी वो मूल भाषा है। तो जब भाष्यकारों ने अध्ययन किया तो मूल भाषा को 10 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 10 वर्गों में बांटा इनको मूल भाषा। तो संसार में जितनी भी भाषाएं बोली गई उनके मूल में कितनी भाषाएं रही? मूल भाषा कितनी थी? 10 थी। तो जो भारत में आर्य प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं इन भाषाओं की मूल भाषा है भारोपीय परिवार। जो इन 10 वर्गों में से एक प्रकार है, एक वर्ग। अब यहाँ कंपटीशन देखते हैं और क्वेश्चन आता है कि भाई भारत के अंतर्गत इंडो आंग्लो आर्य प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो किस परिवार का हिस्सा है? तो हमको पता है भारोपीय परिवार, तो हम बहुत सहजता के साथ टिक कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु आता है आपका विभाषा। ये विभाषा क्या है? विभाषा को हम बोल सकते हैं प्रांतीय स्तर की भाषा। प्रांतीय स्तर की भाषा। जो प्रांतीय स्तर की भाषा होती है वो क्या होती है? विभाषा होती है।
प्रांतीय स्तर की भाषा क्या होती है? विभाषा होती है, अर्थात वे भाषा जिसमें राजकाज होता है प्लस साहित्य लेखन होता है। साहित्य लेखन होता है, वो क्या है? विभाषा, जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर सकते हैं गुजराती, चलो हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, अब प्रश्न पैदा होता है भारत के अंतर्गत विभाषाएं कितनी है? तो भारत के अंतर्गत लगभग 23 भाषाएं हैं जिनको राजभाषा का दर्जा दिया है संविधान के अंतर्गत। वही विभाषा के अंतर्गत अध्ययन की जाती है, जिसमें आपकी हम जो अध्ययन करते हैं हिंदी भाषा वो भी इसके अंतर्गत आती है। अब आता है बोली। बोली क्या है? वह भाषा जिसमें राजकाज नहीं होता, लेकिन साहित्य लेखन होता है। साहित्य लेखन होता है, क्या कहलाती है? बोली। एक बात मैंने सुने, वह भाषा जिसमें राजकाज नहीं होता लेकिन साहित्य लेखन होता है, क्या कहलाती है? बोली। अब यहीं पर जिसके अंतर्गत हम आपको बताते हैं, जैसे कि भोजपुरी ब्रज भाषा, मैं इसको चलो यही ब्रज भाषा, मारवाड़ी, मेवाती, बुंदेली, अवधी आदि, ये जितनी भी हैं ये क्या हैं? बोली। अतः हमने भाषा के विविध रूपों में कई रूपों का अध्ययन किया। इसमें एक पहला आया मूल भाषा, जिसको 10 वर्गों में मूल भाषा को भाषा होती है। तो इस संसार में बोली गई जितनी भाषा है उनके मूल में जो भाषाएं रही हैं उनकी उत्पत्ति जिन भाषाओं से हुई है वो मूल भाषाएं हैं। भारत देश के अंतर्गत जो भाषाएं बोली जाती हैं उनकी उत्पत्ति भारतीय परिवार से मानी जाती है। मूल भाषा के 10 वर्गों में बांटा गया है मूल भाषाओं को। उन 10 वर्गों में से ये एक है भारतीय परिवार। दूसरा आता है विभाषा। विभाषा के अंतर्गत जो प्रांतीय स्तर की भाषा है उसमें राजकाज होता है। राजकाज है अर्थात जो उसको या तो भारतीय संसद में जो अपना भाषण दे सकता है, शपथ ले सकता है, या फिर जो विधानसभाएं हैं वहाँ अपना भाषण दे सकता है, शपथ ले सकता है, अपना बजट प्रस्तुत जिस भाषा में कर सकता है वो प्रांतीय स्तर की भाषा कहलाती है अर्थात विभाषा कहलाती है। जिसके अंतर्गत आप हिंदी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, कश्मीरी है, संथाली है, उड़िया है, इन भाषाओं का अध्ययन करते हैं। ये भाषा है भारतीय संविधान के अंतर्गत 23 भाषाओं का अध्ययन किया जाता है जो 8वीं अनुसूची में पढ़े जाते हैं। अच्छा, अब आता है बोली। बोली क्या होता है? वह भाषा जो राजकाज नहीं होता, जिसमें क्या काम नहीं होता है? राज्य संचालन नहीं होता है, ना तो कोई सांसद शपथ ले सकता है, ना अपना बजट पेश कर सकता है। एक सरकारी कर्मचारी अपना पत्र भी जिस भाषा में दूसरे अधिकारी को प्रेषित नहीं कर सकता, भेज नहीं सकता, वो बोली है जो आंचलिक कहलाती है। साहित्य लेखन इसमें हो जाता है, भोजपुरी है, ब्रज भाषा है, मारवाड़ी है, मेवाती है, बुंदेली है, ये भाषा की बोली के अंतर्गत पढ़ी जाती है। और हमारा चौथा अंतिम रूप रहता है उपबोली। उपबोली क्या होती है? क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर की वह भाषा
जिसमें ना साहित्य लेखन होता है ना राजकाज होता है, केवल आम बोलचाल के प्रसंग में आती है, वो उपबोली कहलाती है। ग्रामीण स्तर अर्थात क्षेत्रीय स्तर की भाषा उपबोली कहलाती है। अब हमने भाषा के अंतर्गत भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, इसका अर्थ, परिभाषा, इसके रूप और इसके विविध रूपों का अध्ययन किया। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे भाषा की इकाइयां। अतः मैं समझता हूं यहां तक आपको कुछ नया मिला होगा और अच्छा मिला होगा। कंपटीशन, जो व्याकरण शब्द है अभी वो शब्द ही नहीं आया है, जो व्याकरण शब्द है वो शब्द ही नहीं आया है। पढ़ाने को तो हम भी आपको यहाँ पर वर्ण विचार दे सकते थे, लेकिन वर्ण विचार आया कहाँ से है, वर्ण कहाँ से आया है? ये वर्ण जो है ये अब आने वाला है, क्योंकि जब हमको पता ही नहीं कि वर्ण कब आया। भाई भाषा के अंतर्गत आया है, भाषा की इकाई के रूप में वर्ण आया है, तो शुरुआत यहाँ से होती है। अब आपके लिए वो शब्द आने वाला है जिसका अध्ययन करोगे। भाषा की इकाई, तो भाषा की जो इकाइयां हैं वो हैं 5। कितनी है? 5, जिसमें पहला रूप आता है ध्वनि का, दूसरा है वर्ण, तीसरा है शब्द, चौथा है पद और पांचवा है वाक्य। अतः मित्रों, जो हम पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, वाक्य पढ़ते हैं और ध्वनि पढ़ते हैं, ये सब भाषा की इकाइयां हैं। तो भाषा की इकाइयों की संख्या कितनी है? 5। और इनमें ही जब ये रूप, भाषा का रूप पूरा हो जाता है, तब अगला शब्द आता है। वो अगला शब्द कौन सा है? व्याकरण। मैंने अभी इनके बारे में आपको नहीं बताया, क्योंकि ये तो मैं आपको इसमें बताऊंगा, ये व्याकरण के अंतर्गत बताऊंगा। जब भाषा की ये इकाइयां क्लियर हो जाती हैं, तब हमारा दूसरा बिंदु शुरू होता है, वो होता है क्या? व्याकरण। अब व्याकरण क्यों आया, क्यों ये शब्द उत्पन्न हुआ? भाई जो भाषा है, भाषा को शुद्ध, परिमार्जित, ढंग से प्रस्तुत करने हेतु भाषा को शुद्ध परिमार्जित ढंग से प्रस्तुत करने हेतु जो नियम बनाए गए, जो नियम बनाए गए, वो नियम ही या उन नियमों का ज्ञान कराने वाले पहलू को ही क्या कहा गया? व्याकरण। तो जो व्याकरण शब्द आया, हम सीधे आते भाई व्याकरण पढ़ेंगे, व्याकरण हम क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे साहब वर्ण विचार। ऐसा नहीं होता है। ये वर्ण विचार हम जब कहीं पर भी जाते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी जाते हैं, एक साथ बहुत सारी सीढ़ियां मांगेंगे तो हम गिर जाते हैं। तो उसी स्तर से, केवल उसी स्तर से पहले हमने अध्ययन किया भाषा, फिर भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा की परिभाषा,
भाषा का अर्थ, भाषा के दो रूप, भाषा के विविध रूप, और फिर आए भाषा की इकाइयां। मैंने आपको इन 5 रूपों की अभी जानकारी नहीं दी, क्योंकि इनकी जानकारी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जब ये पहलू पूरा होता है तब हमारे सामने एक सवाल आता है व्याकरण। ये थोड़ी है कि भाषा को कोई भी कैसे भी किसी भी ढंग से प्रस्तुत कर दे, फिर तो अर्थ का पूरा अनर्थ हो जाएगा। जो हम कहना चाहते हैं उसका उल्टा हो जाएगा, सामने वाला कुछ और अर्थ निकालेगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो इस सबको सिस्टम में परमार्जित ढंग से, सही ढंग से, तो भाषा को शुद्ध परमार्जित ढंग से प्रस्तुत कराने का जो ज्ञान हमको जो पहलू कराता है, वो ही शास्त्र क्या कहलाता है, वो व्याकरण शास्त्र कहलाता है। पहलू या शास्त्र, वही शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। अब यहां से आगे चलते हैं कि व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के अंतर्गत कितने रूपों का अध्ययन किया जाता है? तो व्याकरण के अंतर्गत 4 रूपों का अध्ययन किया जाता है। कितने रूपों का? 4 रूपों, जिसमें पहला रूप आता है वर्ण विचार, दूसरा रूप आता है शब्द विचार, तीसरा आता है पद विचार, यानी कि पद परिचय, परिचय भी बोल सकते हैं इसको, और चौथा आता है वाक्य विचार। तो व्याकरण के अंतर्गत अब कभी कभी ऐसा होता है हमारे सामने आती है शब्द शक्ति आया, अध्यापक कहता है भाई हम व्याकरण में शब्द शक्ति पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। शब्द शक्ति व्याकरण नहीं हो सकती, क्योंकि व्याकरण केवल ये 4 रूप। अगर हमको पता होगा तभी तो मानेंगे कि भाई शब्द शक्ति व्याकरण नहीं है। शब्द शक्ति का अध्ययन काव्यशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। काव्यशास्त्र है, जो काव्यशास्त्र होता है उसमें हम पढ़ते हैं रस, छंद, दोष, गुण, रीति, शब्द शक्ति, ये जो भी है ये काव्यशास्त्र। जबकि हमको तो पढ़ा दिया जाता है भाई सब व्याकरण में हम सब कुछ पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। केवल व्याकरण के अंतर्गत इन 4 पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर ध्वनि छूट जाता है। तो इससे आगे हम कल अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपका वर्ण विचार प्रारंभ होगा। ध्यान से एक एक बिंदु को अगर आप पढ़ोगे तो आपको कम समय में कहीं भी किसी भी स्तर पर परेशानी नहीं आएगी। इसी के साथ हिंदी का ये विशेषज्ञ करतार सिंह फौजदार आपसे विदा लेता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की जानकारी रोचक तथ्यपूर्ण लगी होगी, और इससे आगे और भी आपको आनंद आएगा। और शिक्षकों से आपको वर्ण विचारों का अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें याद करने में आपको कहीं कोई परेशानी या दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार।